नमस्कार, मैं हूँ विशाखा और आप सभी का अड्डा 247 स्कूल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर अड्डा 247 स्कूल में हम हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 9वीं की हिंदी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि हिंदी क्या होती है और आपके हिंदी में क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज जानेंगे। अच्छा बच्चों, ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, क्या किस किस को हिंदी पसंद है? हाँ बिल्कुल, हम सभी को हिंदी पसंद होती है। क्यों हिंदी पसंद होती है? क्योंकि हम एक हिंदी प्रांत के देश के लोग हैं और हम हमेशा शुरू से ही, जब से हमारा जन्म हुआ है, हम अपनी बोलचाल में हिंदी को यूज़ करते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं अपने आसपास, अपने माता पिता, अपने दादी दादा, नानी नाना, है ना, आसपास के लोगों से, सबसे हम किस में बात करते हैं? मोस्टली हम हिंदी में बात करते हैं। तो बस इसी बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हिंदी क्या है, कहाँ से आई, है ना, और इसका कैसे आगे विकास हुआ। अच्छा देखो, ये तो सबको पता है ना कि हम लोग कौन हैं। हम लोग एक सामाजिक प्राणी है ना, समाज में रहते हैं। अब जब समाज में हम लोग रहते हैं तो उस समाज में एक दूसरे से हम मिलते जुलते हैं, है ना, बहुत सारे हम गतिविधियां करते हैं। तो उन सब गतिविधियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या है बताओ? कहीं भी हम जाते हैं, किसी के भी पास हम जाते हैं, तो क्या हम वहाँ जाकर ऐसे ही चुप खड़े हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उससे बातचीत करते हैं ना। तो हाँ, तो इसलिए मतलब सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कोई भी गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? बातचीत करना। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, हम जब कोई भी हम कार्य कर रहे हैं एक दूसरे की सहायता से सबके लिए, तो हमें बातचीत की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बातचीत क्या है? बातचीत किसके द्वारा होती है? हाँ, बातचीत के द्वारा ही हम भाषा को पढ़ेंगे। तो भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को और अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के भावों को और विचारों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा हम सारे अपने संसार में जितने भी कार्य हैं, हम बातचीत के द्वारा ही उसको जो है पूर्ण करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ, क्या हम शुरू से बोलने लगे थे? नहीं बोलने लगे थे। हमने क्या किया था, है ना, हमने शुरू से हम नहीं बोलते थे। हमने क्या किया था? पैदा होते ही हम रोए थे ना, तो वो भी एक प्रकार की भाषा हो गई। ठीक है, क्या सिर्फ मनुष्य की भाषा है? पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा है ना, जैसे कि चिड़िया चहचहाती हैं, है ना, कुत्ते भौंकते हैं, शेर दहाड़ता है, ये सब उनकी भाषा है। बिल्ली म्याऊं करती है। ठीक है, और क्या हमारी भाषा हम शुरू से ही बोलने लगे थे? अगर हम पीछे प्राचीन समय में जाएं तो नहीं ना, तब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था। भाषा का आविष्कार कैसे हुआ था, हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, क्या हुआ था? आदि मानव जब पहले तो मनुष्य नहीं थे ना, पहले धरती पे आदि मानव आए थे। तो आदि मानवों ने क्या किया कि जो है अपना रहन सहन करने के लिए उन्हें भी एक दूसरे को अपनी बातें बताने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए ज़रूरत पड़ी ना। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ संकेत बनाए, कुछ इशारे किए, जिससे कि वो अपने साथियों को अपनी बात समझा सकें। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उन्हें परेशानी खड़ी होने लगी। वो अपनी बातें बहुत अच्छे से नहीं बता पाते थे, है ना, अपनी सारी बातें जो है वो नहीं क्लियर कर सकते थे ना, कि इशारों से उन्होंने पहले इशारे, हम सोच सकते हैं क्या किया होगा उन्होंने पहले इशारों से बात समझाई होगी, है ना। फिर कुछ जो है उसका जैसे मिट्टी पे कुछ चिन्ह वगैरह बनाए होंगे, इन सब तरीक़ों से बताया होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, उन्हें बहुत परेशानी आने लगी। ठीक है, एक दूसरे की बातें उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके मुख से जितनी भी ध्वनियाँ निकली थी, ध्वनि क्या होती है? जो मुंह से आवाज़ निकलती है, जो शब्द निकलते हैं। ठीक है, तो जो जितनी भी उनके मुंह से ध्वनि निकली, उन्होंने उन सबको मिलाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने आपस में उसको मिलाया तो उस ध्वनि से क्या बन गए?
शब्द बन गए, ठीक है। और जब उन शब्दों को आपस में मिलाया तो वो क्या बन गई, भाषा बन गई। तो हम इसमें कह सकते हैं कि भाषा क्या है, भाषा कैसे बनी, है ना। तो भाषा कैसे बनी, शब्दों के मेल से। कैसे बनी, शब्दों के मेल से भाषा बनी, है ना। शब्दों को वो लोग मिलाते गए और मिलाते मिलाते क्या हुआ, वो एक उन्होंने शब्दों का प्रयोग मतलब सेंटेंसेस बनने लगे, वाक्य बनने लगे और फिर वो भाषा के रूप में उसको कहने लगे। अच्छा, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो भाषा क्या है, शब्दों के मेल से भाषा बनती है। अच्छा, अब ये बताओ कि भाषा जो है ये फिर बाद में जब इसके ऊपर रिसर्च होने लगी, सब कुछ आगे जब बढ़ा तो हमें ये पता चला कि ये जो भाषा शब्द है ये कहाँ से आया, है ना। ये कहाँ से आया, ये संस्कृत के भाष धातु से आया। कहाँ से आया, संस्कृत के भाष धातु से आया, जिसका कि अर्थ ही क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यस, बिल्कुल सही। यानी भाषा कहाँ से, भाषा शब्द कहाँ से आया, भाष धातु से आया। और जो कि भाष धातु का ही मतलब क्या है कि बोलना, इसलिए हम भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर जो है एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो एक बार हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। भाषा क्या है, भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई भाषा। अब मुझे ये बताओ कि भाषा की अभिव्यक्ति के क्या साधन है, कैसे अभिव्यक्त की जाती है वो। यस, कैसे की जाती है, दो तरीके से की जाती है। कैसे, क्या तो लिखित भाषा, या हम इसको कह सकते हैं मौखिक भाषा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मौखिक भाषा के बारे में, जब मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखना नहीं शुरू किया था, उससे पहले जो मैं आपसे बात कर रही थी, जैसे मैं आपसे अब बात कर रही हूँ, तो मैं अपने विचारों को आप तक कैसे पहुँचा रही हूँ, बोलकर पहुँचा रही हूँ ना, मौखिक पहुँचा रही हूँ, ठीक है। तो वो कौन सा साधन है भाषा का, मौखिक साधन है। यानी जिस साधन द्वारा हम अपनी बातों को बोलकर दूसरों को बताते हैं, वह साधन कौन सा होता है, मौखिक होता है। अब जब मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया, ठीक है, तो ये कौन सा साधन हो गया, ये लिखित साधन हो गया। वह साधन जिसके द्वारा अपने विचारों को या भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है, तो वह कौन सी भाषा हो जाती है, लिखित भाषा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, भाषा के कौशल पढ़ सकते हैं, ठीक है। भाषा के कौशल क्या होते हैं, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा, क्योंकि अभी हमने हिंदी पढ़नी शुरू नहीं करी है, लेकिन हिंदी पढ़ने से पहले हमें ये सब जानना ज़रूरी है कि हम ये चीज़, मतलब हम जो हिंदी अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, क्या इसके कार्य हैं, ये मतलब समाज में किस तरीके से जो है इसका अस्तित्व है। तो देखो, तो चार चीज़ें हो गई ना, कौन कौन सी हो गई, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इन चारों के द्वारा हम कोई भी भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। क्या तो हम सुन सकते हैं, ठीक है, और जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो सुनना और पढ़ना कौन सी अभिव्यक्ति हो गई,
इससे हम दूसरों की बातें अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, ये ग्रहणात्मक कौशल हो गए। जिस चीज़ हम इसके द्वारा भाषा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हम भाषा को ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, क्या तो हम जो है भाषा को ग्रहण सुनकर करते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, हम उसको जो है पढ़कर करते हैं, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ही कोई चीज़ जो लिखी होती है वह हमें ग्रहण हो जाती है। अब बात आई अभिव्यक्ति की, है ना। अगर हमें दूसरों तक उसको पहुंचाना होता है, अभिव्यक्त करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, क्या तो बोलकर करेंगे, जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ, या फिर कैसे करेंगे, लिख कर करेंगे, है ना, जो कि मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके ये कौशल हो गए। ग्रहण करना है हमें किसी चीज़ को, तो वो हम कैसे करते हैं, सुनकर करते हैं और पढ़कर करते हैं। और किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना होता है तो कैसे करते हैं, बोलकर करते हैं और लिख कर करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बात बताओ, ये तो इस बारे में बात हो गई कि हिंदी जो है, हिंदी की भाषा कैसे बनी, उसका क्या स्वरूप था, कहाँ से आई, ठीक है। लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि हम भारत में रहकर हिंदी ही क्यों बोलते हैं। अगर हम कहीं बाहर चले जाएं, विदेश चले जाएं, तो वहाँ हम देखते हैं ना कि सब लोग आपस में अंग्रेजी में ही बात कर रहे होते हैं ना, लेकिन हम भारत में हिंदी क्यों बोलते हैं, पता है किसी को? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। क्योंकि बेटा हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, हमारे राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसको हमारे संविधान में एक जगह दी गई है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं कि वो जगह जो है कैसे दी गई है संविधान में। तो क्या हुआ था कि जब हम आज़ाद हो गए थे, जब हमारा अपना एक संविधान बना था, तो उसके बाद जब हमारा संविधान बना था तो क्या हुआ कि उसके तब हमें ये चीज़ जो है रियलाइज़ होने लगी कि भाई अब ऐसा हम क्या नया मतलब ऐसी कौन सी भाषा को स्थान दें कि वो मतलब एक हमें दर्जा दे सके, कौन सी ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि है उससे हम जाने जा सके कि हाँ भाई भारत में यह भाषा प्रयोग होती है ना। तो वो क्या किया गया कि 14 सितंबर 1949 में, किस दिन, 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में जो है हिंदी को एक जगह दी गई, ठीक है। और ये मान लिया गया कि अब से जो है हमारे जितने भी कार्य होंगे वो किस में होंगे, वो एक हिंदी भाषा में होंगे, ठीक है। तो तभी से क्या हुआ कि हमारे जो है भारत की भाषा कौन सी हो गई, हमारे भारत की भाषा जो है हिंदी हो गई, ठीक है, जिसको कि राज्य भाषा जो है हमारी कहा गया। अब जो है जब उसको राज्य भाषा कहा गया तो उस दिन क्या होने लगा, उस दिन इस साल सबको पता होगा कि हम अपने स्कूल में, है ना, या अपने देश में कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है। सब में धूमधाम से क्यों बनाया जाता है, ताकि हमारी ये भाषा को सब लोग जान सकें और इसका अस्तित्व हम कायम रख सकें। लेकिन बेटा ऐसा बहुत कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में क्या आ गया है, अंग्रेजी भाषा बहुत ट्रेंड में आ गई है, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए मतलब हम लोग उसको अपने स्टेटस से जोड़ने लगे हैं। क्या जोड़ने लगे हैं, हम लोग बहुत जल्दी किसी के बारे में ये ख्याल बना लेते हैं, अच्छा ये अंग्रेजी बोलता है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये हिंदी बोलता है, नहीं इसमें कुछ कमी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जब हमारे भारत की भाषा कौन सी है, राजभाषा है ना, हमारे संविधान में लिखी, तो हम उसको क्यों नहीं बढ़ावा दें। इसीलिए इसी दिन को याद दिलाने के लिए कि ये हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, इसीलिए 14 सितंबर 1949 से ये दिन जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और पता है बेटा बहुत सारे देश ऐसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं जो हमारी हिंदी को बहुत पसंद करते हैं, है ना। और लाखों लोगों ने जो है हिंदी को अपनी मूल भाषा बताया है। वो लोग ये स्वीकार कर चुके हैं कि जो हिंदी है
वह हमारी कौन सी भाषा है, मूल भाषा है। हम उसको बोलना, हम इसको लिखना जो है पसंद करते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। बहुत सारी भाषाएं कैसी हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई जर्मन बोलता है, कोई रशियन बोलता है ना, कोई जो है चाइनीज़ बोलता है, ये सब बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। उसमें से एक हमारी हिंदी भी है। और बेटा जब हम भारत की तरफ चलते हैं तो ऐसे क्या है, भारत में तो ये कहा गया है कि यहाँ हर कोस कोस दूर पर अलग अलग भाषाएं बदल दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो भाषाएं नहीं, अलग अलग बोलियां यूज़ होती हैं, ठीक है। भारत में बहुत सारी बोलियां हैं, जितने जो है हमारे राज्य हैं, ठीक है, उतनी उससे भी बहुत ज़्यादा कहीं बोली है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पंजाब में चले जाओ पंजाबी बोलते हैं, महाराष्ट्र में चले जाओ मराठी बोलते हैं, ठीक है। और जो है हम गुजरात में चले जाएं गुजराती बोलते हैं, बंगाल में चले जाएं हैं बांग्ला बोली जाती है। इसी तरीके से जो है बहुत सारी इसकी उपबोली भी है, जैसे अवधी हो गई, है ना। और जो है ये बहुत सारी उपबोलियां हैं जो कि यहाँ पर बोली जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। तो बेटा इसी सब के बारे में हम बाद में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाषा क्या होती है, कैसे वो हमारे अस्तित्व में आई, उसको हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हम हिंदी भाषा जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको हम सही करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और अब बात हम करते हैं थोड़ी सी आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, आपकी कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक हैं और आपको क्या क्या उसके लिए पढ़ना चाहिए, जो कि जो है अड्डा स्कूल जो है अड्डा 247 स्कूल में 24/7 स्कूल में मैं आपको वो सब अब से कराऊंगी। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं कि आपके 4 बुक्स के बारे में मैंने पाठ्य पुस्तक के बारे में लिखा है। कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकों के बारे में लिखा है आपकी जो है 4 पाठ्य पुस्तक है, क्षितिज, संचयन, स्पर्श और कृतिका, ठीक है। तो हम ये चारों पाठ्य पुस्तक को बारी बारी से आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम इसको आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ साथ हम जितने भी आपके व्याकरण में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, अपठित गद्यांश, निबंध लेखन जो हो गया, ठीक है, और पत्र लेखन हो गया, समास हो गए, अलंकार हो गए, संधि विच्छेद, या जो जो चीज़ें आपके जो है एग्ज़ाम में आती हैं, मैं यहाँ पर आपकी उसकी सबकी तैयारी कराऊंगी। अब हम थोड़ा सा जो है इसके जो हमारी पहली बुक है क्षितिज, इसके जो है कुछ पाठों के बारे में जान लेते हैं कि इसमें किस तरीके के पाठ दिए गए हैं और जो है हम उसको कब कब करेंगे, ठीक है। तो हम जो है इसको, आपकी जो ये बुक है क्षितिज, इसको जो है 2 खंड में बांटा गया है। कौन कौन से खंड में बांटा गया है, गद्य में और जो है इसको काव्य में, ठीक है, या गद्य और पद्य भी कह सकते हैं और गद्य और काव्य भी कह सकते हैं। ये 2 खंड में इसको बांटा हुआ है। गद्य में जैसे कि आप क्या क्या पढ़ते हैं, हम गद्य में उन के बारे में पढ़ते हैं जो कि पूरा एक जो है कहानी के तौर पर होती है ना। और काव्य में हम क्या करते हैं, कवि द्वारा की गई रचनाएं, जो कविताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो इसका पहला पाठ है कौन सा है, 2 बैलों की कथा, जो कि किसने पढ़ा था, जो कि किसने लिखा है, प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। वो जो है हम पहली 3 से 4 क्लास में हम उसको पूरा कर लेंगे, जो कि आपका मिड के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपके मई में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा पार्ट है ल्यासा की ओर, है ना, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा हुआ है। तीसरा पार्ट है आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति है। और जो है ये जो दूसरा और तीसरा जो आपका पार्ट है, ये हम जो है मई के एंड तक इसको पूरा हम ख़त्म कर लेंगे। और जब हम इसको करेंगे बेटा, तो इसमें इसके साथ साथ जो है इसमें नए शब्द जो आते हैं, वाक्य प्रयोग होना, या इसमें जितनी भी भाषा की बात की गई होगी, इस पाठ में आए हुए जो भी अलंकार, समास, है ना, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी शब्दों का मैं आपको पूर्ण रूप से ज्ञान करवाऊंगी और इसको करवाऊंगी। और फिर जो है हम आगे चलते हुए पार्ट 4 सांवले सपनों की याद, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था, प्रेमचंद्र के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन,
एक कुत्ता और एक मैना। ऐसे ही हम बारी बारी से धीरे धीरे जो है हम जितने भी आपके सिलेबस आपके सितंबर में एग्ज़ाम से पहले पार्ट आने वाले होंगे उसको हम जो है अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे और सबकी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं काव्य खंड की ओर, जो कि क्या है जिसमें कि सारे कवियों के बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छा लगेगा इस सब के बारे में पढ़ते हुए। इसमें कौन कौन से कवियों द्वारा लिखित कविता है हम एक बार देखते हैं। कबीर जी द्वारा, रसखान द्वारा, सुमित्रानंद पंत द्वारा, केदारनाथ जी अग्रवाल द्वारा, राजेश जोशी द्वारा, है ना। ये सारे जो है कवि बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनकी कविताएं पढ़ने में हमें बहुत आनंद आएगा, जो कि इस प्रकार से हैं। कबीर जी की सखियां एवं सबद, ललत दत्त जी की वाक, रसखान जी की सवेये, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला, सुमित्रानंदन जी की ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल जी की चंद्र गहना और चंद्र गहना से लौटती बेर, सर्वेश दयाल सक्सेना जी की मेघ आए, चंद्रकांत देवताले जी की यमराज की दिशा, राजेश जोशी जी की बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका गद्य और पद्य खंड जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन सब में अभी तक बच्चों आप क्या करते थे ना, पढ़ते थे, रट्टा लगाते थे और जाकर जो है जल्दी से देखा कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं, याद किया और चले गए, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ हम इस ऑनलाइन स्कूल में मैं इसलिए यहाँ पर हूँ कि आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उसको दूर कर सकूँ, मैं आपको हिंदी लिखना सिखा सकूँ। आप कह रहे हो कि मैम ये कैसी बात कर रहे हो, हिंदी तो हम फर्स्ट क्लास से लिख रहे हैं, इनफैक्ट हम तो नर्सरी से लिख रहे हैं। अरे हम तो प्ले स्कूल में भी कुछ कुछ जो है लिखने लगे थे स्वर व्यंजन को। नहीं बेटा, मैं उस लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी वर्तनी की बात कर रही हूँ कि हम शुद्ध तरीके को हिंदी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द की अच्छे से वर्तनी को ध्यान में रखते हुए आपको सिखाते हुए वो आगे बढ़ाऊंगी और उसका हम शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। अच्छा बच्चों, पता है आपको एक चीज़, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको कि जैसा हम बोलते हैं हम उसको वैसा ही लिखते हैं, ठीक है। कितना सरल लगता है ना कि जितने कम शब्दों को यूज़ करके हम उसको बोल सकते हैं, उतने ही हम कम शब्दों को यूज़ करके उसको लिख सकते हैं और अपनी ही भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब जो है मैं इसकी जो दूसरी पुस्तक है संचयन, इसके भी एक बार पाठों को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पाठ हैं और हम इसमें आगे चलकर क्या क्या करने वाले हैं। तो बेटा इसमें हम जो है बहुत सारी कविताएं पढ़ेंगे, है ना, जो कि आपकी हिंदी की जो है द्वितीय भाषा है। कविता नहीं, कहानियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ेंगे? गिल्लू, स्मृति, कल्लू कुमार की उनाकोटी, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, हामिद खान और दिए जल उठे, ठीक है, जो कि बहुत प्रसिद्ध रचनाकार द्वारा ये जो कहानियाँ हैं ये लिखी गई हैं। तो हम इन सबको जानेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे और जो है ये इसका सिलेबस जो है मैं आप सबको बता दूंगी, जो कि जो है एक आपके एग्ज़ाम सितंबर में होते हैं और एक आपके एग्ज़ाम जो है फरवरी और मार्च में होते हैं। तो हम उससे पहले आने वाला जितना भी सिलेबस है हम उसको कवर कर लेंगे। और कोई जो ऐसा टॉपिक जो आपको बिल्कुल भी ना आता हो व्याकरण में, या आपको कोई भी उससे रिलेटेड परेशानी हो, तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे आने वाली क्लास में हम जो आपकी बुक है स्पर्श और कृतिका के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, उसको हम कैसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इतनी क्लास होने के बाद क्या कोई मेरी एक क्वेश्चन का आंसर देगा? मैं तो आप सबसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ बताइए। यस, बिल्कुल, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को बनाया जाता है, ठीक है। और हम जो है अपनी जितनी भी जो मैंने अभी थोड़ा हिंदी का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने बताया था कि भाषा को ग्रहण करने के साधन कौन कौन से होते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, लेकिन बताइए फिर भी हम कैसे ग्रहण करते हैं?
कोई चीज़ को, हम भाषा को कैसे ग्रहण करते हैं? क्या तो सुनकर करते हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप सुनकर ही तो मेरी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, समझ में आ रही है। या जो है हम कोई किताब उठा के उस किताब को पढ़ना शुरू कर दें, तो पढ़कर, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम चलेंगे। हम बाकी और सब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पठित गद्यांश को हम जो है उसके उत्तरों को बहुत अच्छे से आसानी से ढूंढ सकते हैं। जो पाठ में जो जो नए शब्द आते हैं उसको हम बहुत आसानी से उसके शब्द जानेंगे, ताकि जो है वो हमें इतने अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएं, यानी याद हो जाएं, कि हम जो है जब अपना एग्ज़ाम दें तो हम उसको बहुत अच्छे से कर सकें। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में मैं आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 के साथ आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।